here Harshita Riswani from HR Institute of Studies. Today we will be completing chapter number 7 of science for standard 8 student. The name of the chapter is conservation of plants and animals, right? Okay students, तो आज हम लोग जो टॉपिक से स्टार्ट करने वाले वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल क्या होते हैं, इकोसिस्टम एंड मेनी मोर. ओके, सो लेट अस बिगिन विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन पेज नंबर 82. Okay, Soon Pailis is a board with Panchmani Wildlife Sanctuary. Professor Ahmed explained that killing या तो poaching भी बोलते हैं और capturing animal in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. मतलब animals को illegal capture करके उनको मारना, poaching करना मतलब animals को shoot कर देना illegal. तो ये चीज allowed नहीं है. Wildlife sanctuaries like reserve forest provide protection and suitable living condition to wildlife. मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो वाइल्ड लाइफ है उसको एक सूटेबल प्रोटेक्टेड एरिया मिलता है रहने का वाइल्ड लाइफ को. He also tells that people living in wildlife sanctuary are allowed to do certain activity like grazing their livestock, collecting medicinal plants, firewood. अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग रहते हैं वो लोग थोड़ी बहुत एक्टिविटीज वहाँ पे अलाउड है, जैसे अपने एनिमल्स को ग्रेज करवा सकते हैं, वुड कलेक्ट कर सकते हैं, फायरवुड, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर सकते हैं. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज अलाउड है, जैसे कि कौन कौन सी मैंने आपको बताया, राइट. It is pity that even protected forests are not safe because people living in neighborhood encroach upon them and destroy them. बोला कि ये बहुत दुख की बात है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि आजू बाजू के एरिया वाले लोग उस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाके एनिमल्स को इलीगली मार लेते हैं. सो कहाँ सेफ्टी बेचारे एनिमल्स की, राइट. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेशनल पार्क. ठीक है, On the road side there was written सतपुरा नेशनल पार्क. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, नेशनल पार्क भी. कौन सा नेशनल पार्क था? सतपुरा. तो उसके बारे में डिस्कस करें. चिल्ड्रंस आर नाउ ईगर टू गो देयर. बच्चों को बहुत मन है सतपुरा भी जाने का. माधव जी टेल्स देम दैट reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape of that area. मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत बड़े इकोसिस्टम को बचा के रखते हैं. उस एरिया का फ्लोरा, फौना, उस एरिया के लैंडफॉर्म्स, उस एरिया के हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, सब कुछ. ठीक है. सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है? सतपुरा नेशनल पार्क. सतपुरा नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है. तो याद रखना, सतपुरा नेशनल पार्क फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है सतपुरा नेशनल पार्क. Okay. The finest Indian teak is found in this forest. There are more than 100 national parks in India. इंडिया में 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क है और सतपुरा नेशनल पार्क में इंडियन टीक नाम का ट्री है जो बहुत अच्छे तरह से फाइंड किया जाता है. ओके, अब हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ते हैं. As children move ahead, they see a board with सतपुरा टाइगर रिजर्व. उन्होंने एक बोर्ड देखा, सतपुरा टाइगर रिजर्व. माधव जी explained that Project Tiger was launched by government to protect tigers in the country. मतलब टाइगर्स में कंट्री में टाइगर की जो संख्या है वो कम होती जा रही थी. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर. और ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या करेगा? ये प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली प्रोटेक्ट करेगा टाइगर्स इन इंडिया. इंडिया में जो टाइगर्स है उनको प्रोटेक्शन देगा ये प्रोजेक्ट. ओके, ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव इज टू ensure survival and maintenance of tiger population in the country. कंट्री में जो टाइगर की जनसंख्या है, जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर पाए और मेंटेन कर पाए, जितने हैं वो रह पाए, मेंटेन हो पाए. सो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. तो आपको 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछ सकते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर का ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर सर्वाइवल and maintenance of tiger population in India. ठीक है, ये आपका आंसर लर्न रहना चाहिए. Tiger is one of the main species which are slowly disappearing from forest. Tigers धीरे धीरे गुम होते जा रहे, डिसअपियर होते जा रहे. But Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that significant increase in the population of tiger has been noticed. लेकिन just a minute, जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. ठीक है. Once upon a time, animal like lion, elephant, buffaloes
Barasingha were also found in Satpura National Park. Animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are called endangered animal. मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी संख्या कम होती जा रही है और वो इतने कम होते जा रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि शायद से वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उन एनिमल्स को बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, मतलब जो खतरे में, जो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे, एक्सटिंक्शन के तगार पे कि कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जिन स्पीसीज की, जिन पॉपुलेशन, जिस स्पीसीज ऑफ एनिमल की संख्या कम होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि एक समय आएगा जल्द ही कि ये टाइप के एनिमल्स रहेंगे ही नहीं, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। एंडेंजर्ड एनिमल एक्सटिंक्ट हो नहीं चुके, वो एक्सटिंक्ट नहीं हो चुके लेकिन एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एंडेमिक कौन से होते हैं? जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। तो डोंट मिक्स एंड मैच एवरीथिंग, राइट? ओके, सो एनिमल्स whose population whose number are diminishing मतलब कम हो रहे to a level, इतना कम हो रहे to a level that they might face extinction, ठीक है। उनका नंबर कम होता जा रहा है, इतना कम होता जा रहा है कि शायद से वो एक्सटेंट हो जाएंगे, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। Which is reminded of one of the dinosaurs which became extinct long ago। अपन को पता है डायनासोर्स काफी साल हो गए और वो एक्सटेंट हो चुके हैं। Survival of some animals have become difficult because of disturbance in natural habitat। काफी एनिमल्स का जीना मुश्किल हो गया, सर्वाइवल मुश्किल हो गया बिकॉज उनके नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस आता है। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज होने चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, एनिमल का कैप्चरिंग, मेडिसिनल प्लांट सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होना चाहिए, बिल्कुल 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 अलाउ नहीं होना चाहिए, तभी एनिमल्स अपने एरिया में शांति से रह पाएंगे। Mataji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animal। माधवजी ने पहली को बताया कि सिर्फ बड़े बड़े एनिमल्स ही एक्सटेंट नहीं हो रहे, बल्कि जो स्मॉल एनिमल्स है वो ज्यादा एक्सटेंट होने के पॉसिबिलिटीज में है, ज्यादा एक्सटेंट हो रहे स्मॉल एनिमल। At times we get snake, frog, lizard, bats and out ruthlessly। हम लोग स्नेक को, फ्रॉग को, लिजार्ड को, बैट्स को मार देते हैं, ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग कि उनका इकोसिस्टम में क्या महत्व है। हमने कोई स्नेक को मार दिया, कोई लिजार्ड मार दी, लेकिन उनका इकोसिस्टम में एक रोल है, एक चीज हटेगी तो उनका पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। They might be small in size, but their role in ecosystem cannot be ignored। They form the part of food chain and food web। मतलब ये पहले बात छोटे छोटे एनिमल्स है, लेकिन अगर उनको मार दिया तो उनकी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है और पूरे इकोसिस्टम को उसका भुगताना करना पड़ता है। भले वो साइज में छोटे, लेकिन इकोसिस्टम में उनका महत्व बहुत ज्यादा है। सो अगर एक भी स्मॉल एनिमल को मारा तो उनका जो पूरा फूड चेन है, इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, फिर इसको ये खाता है, बीच में से कोई भी निकलेगा तो पूरा उनका फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर? इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ, इकोसिस्टम में क्या आते हैं? सारे प्लांट, सारे एनिमल, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आ जाते हैं, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, सब कुछ। मतलब इकोसिस्टम में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? इकोसिस्टम में उस एरिया के प्लांट, उस एरिया के एनिमल, उस एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस एरिया के नॉन लिविंग थिंग्स सब आ जाते हैं। मतलब किसी एरिया का प्लांट, किसी एरिया के एनिमल्स, किसी एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उस पूरे एरिया के जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब मिला के बनता है इकोसिस्टम, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है? So Professor Ahmed explained about the Red Data Book। Red Data Book is a source book which keeps a record of the endangered animal and plant। रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल एंडेंजर्ड है, मतलब जिनका नंबर कम होता हुआ दिख रहा है, उनका लिस्ट बनाता है। रेड डेटा बुक एक बुक है जिसमें कौन से प्लांट और एनिमल एंडेंजर्ड है, मतलब जिनका नंबर फ्यूचर में कम हो जाएगा, उसकी लिस्ट बनाता है। रेड डेटा इज मेंटेन इंटरनेशनल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रेड डेटा बुक इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पे होती है और इंडिया भी अपनी रेड डेटा बुक बनाता है। तो याद रखना, रेड डेटा बुक जो है कौन से प्लांट और एनिमल एंडेंजर्ड है उनकी लिस्ट बनाता है। अब आ जाते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। द एक्सक्लूजन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट एंड द एक्सक्लूजन पार्टी
देन एंटर्स डीपर, अच्छा एक्सक्लूजन पार्टी होगी, जो ये पहली पूछो और उनकी टीम, एक्सक्लूजन पार्टी मतलब जो वो स्पॉट पे गए, वो डीपर इनटू द जंगल जाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी. दिस ट्रिप नियर द तवा रिजर्व हियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर रिवर. पहली ने उस रिवर के यहाँ पे कुछ बर्ड्स देखे. माधव जी ने बताया बच्चों को ये बर्ड्स कौन से बर्ड्स है, माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं क्योंकि वो एरिया का क्लाइमेट बहुत ठंडा हो जाता है, वो इतना ठंडा क्लाइमेट सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो उड़ के कहीं और चले आते हैं. These birds have flown here from many parts of the world. पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगह से बर्ड्स माइग्रेट होके आते हैं. Migrating bird fly to far away area every year during a particular time because of climatic change. मतलब सपोज जो भी बर्ड्स है वो अपने एरिया में रहते हैं, लेकिन उस एरिया में जब एक सीजन आता है जब उस एरिया में क्लाइमेट बदल जाता है, तो वो टाइम पे जब क्लाइमेट बदलता है माइग्रेटिंग बर्ड अपने एरिया से फ्लू अवे हो जाते हैं. एंड दे फ्लाई फॉर laying eggs as the weather in their natural habitat became very hot, very cold और inhospitable. मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का एनवायरमेंट इतना ठंडा हो जाता है कि वो एग्स ले नहीं कर सकते, इसलिए वो कोई और जगह जाके अपने एग ले करते हैं. बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड, उसको माइग्रेटिंग बर्ड्स बोलते हैं. मतलब बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह लंबा रास्ता तय करके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स. बहुत ही ज्यादा लंबा रास्ता ही तय करते हैं. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट था माइग्रेटिंग बर्ड्स. मैंने आपको बताया कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जब जहाँ पे वो रहते हैं वो बहुत ठंडक भरा हो जाता है, बहुत कोल्ड कंडीशन हो जाती है एंड उनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाता है, वो एग्स ले नहीं कर पाते, तो वो एक जगह से उस पर्टिकुलर सीजन के लिए दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं और वो सीजन खत्म होकर वापस अपनी जगह आ जाते हैं. सो जो ऐसे बर्ड्स होते हैं जो फार अवे प्लेसेस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेटिंग बर्ड. इज इट क्लियर? Okay, next is recycling of paper. Professor Emma drawn attention to the children to another cause of deforestation. He said that it takes 17 full-grown trees to make 1 ton of paper. आप जो 1 टन का पेपर यूज करते हो उस 1 टन के पेपर के लिए 17 ट्रीज का कंजम्पशन होता है. सो याद रखना कि 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए 17 पूरे ग्रो हुए हुए ट्रीज का सैक्रिफाइस हमको करना पड़ता है. Therefore, we should save paper. Students, paper का नुकसान मत करो, ठीक है? Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save as many as tree possible. अगर हर बच्चा मिलके एक पेपर भी दिन का बचा है तो सोचो कितने ट्रीज बच जाएंगे. We should save, reuse and recycle paper. By this we not only save tree but we also save energy and water for manufacturing paper. जब हम पेपर बचाते तो हम सिर्फ ट्रीज को नहीं बचा रहे, जो पानी और जो एनर्जी लगता है उस ट्री से पेपर बनाने के लिए वो भी बचा रहे. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper भी कम हो जाएगा. So students, it is advisable जितना हो सके पेपर सेव करो, पेपर फाड़ के फेंको मत, बिकॉज आप जो पेपर फाड़ के फेंक रहे हो उसका जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है. ट्रीज का कटिंग होती है, फिर वाटर यूज होता है और उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, तो उन सबको बचाने के लिए आपको पेपर का कंजम्पशन कम करना चाहिए या तो सेव करना चाहिए. Next topic is, which is the last topic of this chapter, which is reforestation. Okay, reforestation क्या होता है? It is restocking of destroyed forest by planting new tree. जो forest destroy किया है उसका भुगतान करने के लिए नए plants, नए trees बनाओ. Reforestation मतलब जो भी trees आपने तोड़े हैं उसके भुगतान के लिए आप reforestation करो, new tree बनाओ. Planted trees should be generally the same species which were found in that forest. अगर एक फॉरेस्ट से आपने कोई ट्री काटे हैं तो वही सेम जाति के सेम स्पीसीज के ट्रीज और ग्रो करो. You should plant at least as many tree we cut. जितने ट्रीज काट रहे हो उतने ट्री प्लांट करो. Deforestation can take place naturally if deforested areas left undisturbed it reestablish itself. अब है ना, नेचुरली भी डिफॉरेस्टेशन होता है. अगर आपने एक फॉरेस्ट को काट दिया और वो फॉरेस्ट को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्री ग्रो होना चालू हो जाए. कोई फॉरेस्ट को काट के छोड़ दिया तो उसमें ऑटोमेटिकली ट्रीज ग्रो होना चालू हो जाए. In nature deforestation, human being का कोई रोल नहीं होता. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green belt for future, plantation of trees necessary. हमने already बहुत environment damage कर लिया. अब at least we should plant more and more trees. ठीक है? Professor Ahmed told them in India we have Forest Conservation Act. हमारे इंडिया में एक कानून है जिस कानून का नाम है Forest Conservation एक्ट. ये कानून किस लिए बनाया गया है, ये लॉ किस लिए, ये एक्ट किस लिए बनाया गया है? इस एक्ट का एक मकसद है preservation and conservation of natural forest and meeting the basic need of the people living in the or near the forest. मतलब
ये एक्ट चाहता है कि जो भी नेचुरल फॉरेस्ट है उनको बचाया जाए, उनको कंजर्व करे। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट के आजू बाजू या फॉरेस्ट के अंदर लोग रहते हैं उनकी बेसिक नीड फुलफिल हो। तो ये 2 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट आंसर है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का एम क्या है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का एम ये है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करो, प्रिजर्व और कंजर्व करो, और फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के बाहर जो लोग रह रहे हैं उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो। दो points and your answer would be done. After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is advisable not to stay in jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmed and children thanked Madhavji for guiding them for an exciting experience. Okay, so ये था chapter number 7 जिसमें हमने plants और animal को कैसे conserve करा चाहते हैं वो पढ़ा। हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, but before ending this, I would be asking you some question and you need to answer it. If you have given correct answer, so well then, and if not, what you need to do is you need to review the video. Okay, so let us begin. Which book is the source book which keeps a record of all endangered animals and plant? Which book is a source book that keeps the record of all endangered plant and animal? And your time ends in 3, 2, 1. एक ही तो बुक पढ़ी है, रेड डेटा बुक है ना? Good. How many trees need to be cut down to grow to produce 1 ton of paper? And your time ends in 3, 2, 1. 17 fully grown tree. ठीक है? Okay, the birds that who cover large distance to reach another land are known as dash. The birds who cover large distance to reach another land are called dash. And your time ends in 3, 2, 1. They are migrating birds. Well done. Okay, last answer. Animals whose number are diminishing at a level that they might face extinction are known as dash animals. Animal whose number is diminishing to an extent that they might get extincted or they might face extinction are called dash animal. And your time ends in 3, 2, 1. If they are endangered animal, right? Okay, so well done students. I hope आप सबने right answers दिए होंगे. With this, we will be ending our session and continue with the next chapter in our next session. Then goodbye.